प्रयागराज में एक बहुत बड़ा माफिया, कन्वर्जन माफिया, उसका केस अभी सुप्रीम कोर्ट तक आया था। एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी बन के बैठा हुआ है, लाल। हाँ, मतलब उसके खिलाफ ऐसे लगता है कि उसको एफआईआर होती, उसके पहले उसकी बेल हो जाती है। इतना तगड़ा नेटवर्क, इतना पैसा। तो अगर भारत को सुरक्षित बनाना है तो अब समय आ चुका है, सबसे पहले न्यायपालिका को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना पड़ेगा। बहुत भ्रष्टाचार, न्याय बिक रहा है, बस खरीदने वाला चाहिए। आप क्या खरीदार नहीं होंगे, नहीं खरीद पा रहे होंगे, अलग बात है, लेकिन बिक रहा है, यह कड़वी सच्चाई है। और यह न्यायपालिका का भ्रष्टाचार हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा। दूसरी, सेक्शन 113 एक्ट ऑफ टेररिज्म, यह धर्मांतरण एक्ट ऑफ टेररिज्म है। मुगल क्या करने आए थे, जोर से बोलिए जरा। सत्ता के लिए नहीं आए थे, यह हमें झूठ पढ़ाया गया। मुगलों का लक्ष्य था यहां कन्वर्जन करना। सत्ता उनके लिए साधन था, क्योंकि सत्ता प्राप्त करने के बाद कन्वर्ट कराना आसान होता। अंग्रेज भी यहां कोई बिजनेस व्यापार करने नहीं आए थे, अंग्रेज क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे। सत्ता उनके लिए साधन था, वो जब साधन मिल गया उसका उपयोग किया, उन्होंने कन्वर्ट किया। सेक्शन 147 वेजिंग वॉर, धर्मांतरण से बड़ा वेजिंग वॉर क्या है। सेक्शन 152 संप्रभुता के लिए खतरा, एकता अखंडता के लिए खतरा। धर्मांतरण से ज्यादा एकता अखंडता के लिए क्या खतरा है। 26/11 किसने किया था, जोर से बोलिए जरा। किसने किया था? नहीं, शब्द ठीक उपयोग करिए, कन्वर्टेड हिंदू ने। 26/11 किसने किया, जोर से बोलिए जरा। अल फलाह के डॉक्टर कौन है? अफजल गुरु कौन था? बुरहान वानी कौन था? याकूब मनन कौन था? लफ्ज़ जिहाद कौन करते हैं? लैंड जिहाद कौन करते हैं? घुसपैठियों को कौन बसाता है? धर्मांतरण कौन कराता है? अरे जब भारत में सारी की सारी अराजकता कन्वर्टेड हिंदू ही कर रहे हैं, वो कन्वर्ट होते ही हिंदुओं के दुश्मन बन जा रहे हैं, तो भारत के लिए सबसे बड़ा कन्वर्जन खतरा कन्वर्जन है कि नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, एक हिंदू कन्वर्ट होता तो एक हिंदू कम नहीं होता, बल्कि हिंदुओं का एक नया दुश्मन पैदा हो जाता है। इस कन्वर्जन को कौन रोकेगा? चिंतन मंथन करने से, सेमिनार करने से, कॉन्क्लेव करने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, टीवी पे बहस करने से, अखबार में लेख लिखने से, अखबार में खबर छपने से धर्मांतरण रुक जाएगा क्या? नहीं, धर्मांतरण रुकेगा जब राम नीति लागू होगी, भय बिन होए न प्रीत। धर्मांतरण तब रुकेगा जब कृष्ण नीति लागू होगी, सठे साठम समाचरित। धर्मांतरण तब रुकेगा जब पूर्वजों की बात लागू की जाएगी, लोहा लोहे को काटता है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, धर्मांतरण को एनएसए को बदलिए, धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए। यूएपीए को बदलिए, धर्मांतरण को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करिए। सेक्शन 111 बीएनएस बदलिए, धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डिक्लेयर करिए। सेक्शन 113 को अमेंड करिए, धर्मांतरण को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करिए। सेक्शन 147 बदलिए, धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करिए। सेक्शन 152 बदलिए, धर्मांतरण को भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए खतरा घोषित करिए। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने, 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर उनको 20-50 साल सजा देने के लिए कानून बनाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कल से अगर धर्मांतरण रुक जाए तो आजीवन में वकालत छोड़ दूंगा। खौफ भय बिन होए सठे साठ्यम, तो संविधान निर्माताओं की ये काम है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, आज संविधान दिवस के दिन फिर से कह रहा हूं, हमारे सभी हाई कोर्ट के जजों को, सुप्रीम कोर्ट के जजों को, सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को पर डे शेड्यूल 3 की अपनी शपथ को पढ़ना चाहिए। उन्होंने शपथ किया लिया है कि मैं भारत की संप्रभुता की रक्षा करूंगा, मैं भारत की एकता अखंडता की रक्षा करूंगा। और संप्रभुता के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है, लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट है। भारत की एकता अखंडता के लिए जो खतरा है, लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट। और एक बात और भी याद रखिए, कोई व्यक्ति 5 लाख वोट से विधानसभा जीत ले, 10 लाख वोट से लोकसभा जीत ले, वो विधायक, सांसद नहीं कहलाएगा जब तक कि वो संविधान की शपथ नहीं लेगा। जब तक शपथ नहीं लेगा तब तक उसको न वेतन मिलेगा, न भत्ता मिलेगा, न गाड़ी बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, कुछ भी नहीं मिलेगा। सब कुछ मिलता है हमारे आपके टैक्स के पैसे से। क्यों? क्योंकि वो शपथ लेता है कि मैं निष्ठापूर्वक भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करूंगा। दुर्भाग्यवश
इस कार्य में वो अपनी शपथ में फेल हो रहे हैं, वो अपनी शपथ तोड़ रहे हैं। इसलिए हमें सबको आग्रह करना चाहिए, माय लॉर्ड अपनी शपथ पढ़िए, माननीय अपनी शपथ पढ़िए, आदरणीय अपनी शपथ पढ़िए। भाई साहब तो चीफ स्टैंडिंग काउंसिल है, अब आप इसकी शुरुआत इलाहाबाद से कर दीजिए, बोलना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, बीच बीच में जब देखता हूं मेरी PIL पे माय लॉर्ड का ध्यान इधर से उधर जा रहा है, तो मैं इनको सीधे शेड्यूल 3 पे ले आता हूं। पहले एक बार शेड्यूल 3 पढ़िए, उसके बाद हम आगे बहस करेंगे। एक जो बहुत बड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट हो रखा है वो आर्टिकल 25 की गलत व्याख्या के कारण और आर्टिकल 30 की गलत व्याख्या के कारण, या ये कहिए आर्टिकल 25 से 30 की गलत व्याख्या के कारण हो चुका है। हालांकि कुछ जजेज अभी इसको समझने लग गए हैं, कुछ माननीय जजों का इस पे धीरे धीरे वो अपने विचार बदल रहे हैं, चीजें बदल रही हैं, लेकिन इस पे पूरे देश में, और इसके लिए मैं चाहता हूं कि अधिवक्ता परिषद भारत के प्रत्येक कोर्ट में, विशेष रूप से प्रत्येक हाई कोर्ट में कॉन्क्लेव आयोजित करें, एक सेमिनार आयोजित करें। कोशिश करें अगर वहां पे चीफ जस्टिस आ जाएं तो और अच्छा है, ना चीफ जस्टिस आए तो सीनियर जजों को वहां बुलाएं, लेकिन आर्टिकल 25 से 30 के ऊपर चर्चा करें कि आर्टिकल 25-30 कहता क्या है। आर्टिकल 30 कहता है कि जो भी भारत में माइनॉरिटी है वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकता है। किसके, कौन खोल सकता है, जोर से बोलिए, माइनॉरिटी। लेकिन संविधान में यह नहीं लिखा है माइनॉरिटी कौन होगा। भारत के किसी कानून में नहीं लिखा हुआ है कि माइनॉरिटी कौन होगा, न संविधान में लिखा है माइनॉरिटी कौन होगा, न किसी कानून में लिखा है माइनॉरिटी कौन होगा। इसके बावजूद माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, वक्फ बोर्ड चल रहा है, वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे लोन चल रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे वजीफा चल रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे अलीगढ़ चल रही है, माइनॉरिटी के नाम पे जामिया चल रही है, माइनॉरिटी के नाम पे मदरसे चल रहे हैं, माइनॉरिटी के नाम पे हरियाणा वाली जो पकड़ी गई, क्या नाम है उसका, अल फलाह। ऐसे भारत में कम से कम 100 अल फलाह चल रहे हैं, एक दो नहीं, 100। और खतरा कितना बढ़ गया इसको सोचिए आप। पहले अनपढ़ अनाड़ी गंवार गड़बड़ी करते थे। क्या गड़बड़ी करते थे? रोटी बनाते समय थूक देते थे, जूस में पेशाब मिला देते थे, ढाबे में काम करते थे, सब्जी बनाने के बाद उसमें लैट्रिन कर देते थे। ऐसे वीडियो आ चुके हैं। कल पर इस हफ्ते 2 घटनाएं आई हैं जो बहुत कुछ हमारे माननीयों को सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं, उनको सोचना चाहिए। बागपत से घटना आई है, तीसरी कक्षा के छात्र जो 8 और 9 साल का था, लंच के दौरान उसने अपने साथी बच्चों की बोतल में पेशाब कर दिया। बागपत के सरकारी स्कूल की घटना, गूगल कर लीजिएगा, पिछले हफ्ते की घटना। फिर एक घटना आई है बदायूं में, जूनियर हाई स्कूल में, वो को एजुकेशन था, वहां लड़के लड़की दोनों पढ़ते थे। बेटियां जैसे ही गई लंच में, बाथरूम में कहीं गई हाथ वाथ धोने, उनकी बोतल लिया, गए और उसमें पेशाब कर दिया। ये 7वीं 8वीं साल, 7-8 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चों में नफरत कौन फैला रहा है? कौन सिखा रहा है? क्या समाधान है? अब इसके ऊपर गंभीरता के साथ चर्चा करना पड़ेगा। 400 डॉक्टर रडार पे हैं। 400 डॉक्टरों की जो पूरी प्लानिंग थी वो भारत के 200 जिलों में बम विस्फोट करने की थी। टोटल 200 जिलों के, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, उत्तर भारत के 200 जिलों में बम विस्फोट की प्लानिंग। इसमें गाड़ियों की व्यवस्था हो चुकी थी, 32 कुंटल RDX रखा जा चुका था, पूरी तैयारी हो चुकी थी। 6 दिसंबर की डेट फिक्स हो गई थी कि गाड़ियां यहां से निकलेंगी, यहां जाएंगी, काशी जाएंगी, मथुरा जाएंगी, अयोध्या जाएंगी, भद्रकाली जाएंगी, भोजशाला जाएंगी, हरिद्वार जाएंगी, गुड़गांव जाएंगी, नोएडा जाएंगी, गाजियाबाद जाएंगी। स्थान चयनित हो चुके थे, 200 स्थान टारगेट हो गए थे कि यहां 200 गाड़ियां जाएंगी और गाड़ी में बम ब्लास्ट हो जाएगी। तो पहले अनपढ़ अनाड़ी गंवार गड़बड़ी कर रहे थे, 20, 25, 30, 40 साल वाले, फिर छोटे बच्चे करने लग गए, फिर थोड़ा और लेवल बढ़ा, सिपाही पकड़े गए, हवलदार पकड़े गए, लेखपाल पकड़े गए, पटवारी पकड़े गए, फिर थोड़ा और लेवल बढ़ा तो डॉक्टर पकड़े जाने लग गए, इंजीनियर पकड़े जाने लग गए, प्रोफेसर पकड़े जाने लग गए। अब बचा क्या है? अब एक तो ट्रेन का ड्राइवर बचा है कि किसी दिन ट्रेन ले जाए दूसरी गाड़ी में ठोक दे, 2-3 हजार लोग जाए। किसी दिन पायलट रेडिकलाइज हो गया, अगर पायलट 300 लोगों को ले जाकर सीधे ठोक देगा।
बस का ड्राइवर रेडिकलाइज हो जाएगा, 50-60 लोगों को मारेगा। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट में हफ्ते में एक बार सामूहिक लंच करते हैं हमारे माननीय जो हमारे 34 जज हैं। पता चला वो कुक रेडिकलाइज हो गया। बुधवार के दिन लंच करते हैं हमारे सारे माननीय। क्या होगा हमारे माननीयों का, जोर से बताइए जरा। अभी संसद का सत्र शुरू होने वाला है, लोकसभा राज्यसभा चलेगी। अगर वो संसद के जो पार्लियामेंट कैंटीन है उसका कुक रेडिकलाइज हो गया तो क्या होगा? आपके विधानसभा का कुक अगर रेडिकलाइज होगा तो क्या होगा? आपके सचिवालय का कुक रेडिकलाइज होगा तो क्या होगा? अभी वहां पकड़ा गया, एक डॉक्टर पकड़ा गया जिसने 1 कुंटल ऐसा जहर बनाया था जो 10 लाख लोगों को मार सकता था। भोपाल गैस जो निकली थी उससे भी खतरनाक जहर उसने पैदा कर लिया था। ये हो रहा है ना। इसके बावजूद भारत में आज तक मानव अधिकार के ऊपर ढंग से चर्चा ही नहीं हुई। दिक्कत ये हो रही है, भेड़िया भी जानवर है और हिरण भी जानवर है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो हमारे माइलॉर्ड कहते हैं क्योंकि भेड़िया इज एनिमल, हिरन इज एनिमल, बोथ आर एनिमल, आर्टिकल 14 से इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो भेड़िया एनिमल को एक बराबर कंसीडर किया जाए। ऐसा होना चाहिए क्या? आम भी पेड़ है, बबूल भी पेड़ है, लेकिन हमारे माइलॉर्ड कह रहे हैं आम भी ट्री है, बबूल भी ट्री है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसलिए जितना खाद पानी आम को देना उतना खाद पानी आपको बबूल को देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो बबूल के कांटे छोटे छोटे हैं, जैसे खाद पानी पाएंगे बड़े बड़े कांटे हो जाएंगे। समस्या बढ़ रही है कि घट रही है? ये मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, ये संविधान का मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है। अरे ये भारत का संविधान भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए बना हुआ है। हम लोग संविधान के लिए नहीं बने, ये संविधान हमारे लिए बना हुआ है। हमारी वर्तमान परिस्थितियों में क्या आवश्यकता है उसके हिसाब से संविधान की व्याख्या करनी है। आर्टिकल 30 कहता है कोई भी माइनॉरिटी हो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट में यह गलत फैसला दिया जहां उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मान लिया। भारत का संविधान मदरसा खोलने की छूट देता ही नहीं है। हमारे पीछे सारे विद्वान अधिवक्ता बैठे हुए, आर्टिकल 30 को ध्यान से पढ़ें और अब आने वाले टाइम में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मैटर आए तो उनको दिखाएं। आर्टिकल 30 कहता है, 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च मत करना। याद रखिए, धर्म को प्रमोट करने पे रोक नहीं है। किसको प्रमोट करने पे रोक है? मजहब। और धर्म और मजहब बहुत अंतर होता है। ज्यादा डिटेल आपको जानना है तो मेरी PIL चल रही है धर्म और रिलीजन के ऊपर, मैंने उसमें 25 अंतर बताए हैं। धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या होता है। एक अंतर मोटा मोटा बता देता हूं, धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। जोर से बोलिए, धर्म जोड़ता है और मजहब, धर्म जोड़ता है और मजहब। यह हमारे संविधान की शपथ लेने निर्माताओं को पता था, संविधान निर्माताओं को। इसीलिए उन्होंने जब फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया तो 3 बैरियर डाल दिया आर्टिकल 25 में, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। और आर्टिकल 30 में स्कूल खोलने की परमिशन देने से पहले आर्टिकल 27 में कह दिया मजहब को प्रमोट करने के लिए सरकार 1 रुपए खर्च नहीं करेगी। आर्टिकल 28 में कह दिया किसी भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी स्कूल में कोई मजहबी तालीम नहीं दी जाएगी। और फिर आर्टिकल 30 में कहा कि जो माइनॉरिटी है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकता है, यानी सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकता है, यानी इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकता है, मेडिकल कॉलेज खोल सकता है, लॉ कॉलेज खोल सकता है। मदरसा खोलने कहीं परमिशन ही नहीं है। लेकिन इस बात को जब तक सारे हाई कोर्ट में सेमिनार कर करके माननीय जजों के सामने नहीं रखा जाएगा तब तक उनको डाइजेस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं डाइजेस्ट होगा? क्योंकि 75 साल से एक ही बात उनके दिमाग में बैठी हुई है कि आर्टिकल 30 मदरसा खोलने की परमिशन देता है। बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि मदरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, मदरसा दीनी तालीम सेंटर है। मदरसा मजहब को प्रमोट करता है, ह्यूमनिज्म को नहीं। मदरसा वसुधैव कुटुंबकम नहीं सिखाता, मदरसा नारी तू नारायणी नहीं सिखाता, मदरसा सर्व मंगल मांगल्य नहीं सिखाता, मदरसा सर्वे भवन्तु सुखने नहीं सिखाता, मदरसा सबका कल्याण हो ऐसा नहीं सिखाता, मदरसा इक्वलिटी जस्टिस लिबर्टी फ्रेटर्निटी नहीं सिखाता, मदरसा नेशनल इंटीग्रेशन नहीं सिखाता, मदरसा आजादी नहीं सिखाता। सच्चाई तो यह है, धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, मजहब कहता वसुधैव कुटुंबकम नहीं। जो हमारे में आ गए वो कुटुंब के हैं, नहीं तो नहीं। धर्म यूनिवर्सल ब्रदरहुड सिखाता है, मजहब ब्रदरहुड एमंग रिलीजन सिखाता है। यह अंतर है।
लेकिन इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई, इसलिए मैंने एक PIL फाइल किया कि सबसे पहले ये जो माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना हुआ है इसको खत्म किया जाए।